नमस्कार। यूएस और ईरान के बीच जो अभी मिलिट्री स्ट्राइक आखिरी वक्त पर रुकी है ना, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सेना, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बिछा हुआ है। तो आइए सीधे चलते हैं इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर और देखते हैं कि इस वक्त वहां चल क्या रहा है। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमें सेंटर पॉइंट से शुरू करके बाहर की तरफ जाना होगा। तो हम शुरुआत करेंगे उस रुके हुए हमले से, फिर समझेंगे अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी की रणनीति को। उसके बाद हम देखेंगे ईरान का जवाबी रुख, इसका आसपास के देशों पर असर और आखिर में इस पूरे खेल में चीनी का क्या रोल है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, यानी वो मुख्य हमला जो ठीक आखिरी वक्त पर रोक दिया गया। यूएस प्रेसिडेंट के खुद के शब्दों को सुने। उन्होंने कहा, मैं बस 1 घंटा दूर था, हम पूरी तरह तैयार थे, शिप्स पूरी तरह लदे हुए हैं। जरा सोचिए, दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे का फासला था। यह बयान बताता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा इंटेंस थी और हमला एग्जीक्यूट होने की विंडो कितनी नैरो हो चुकी थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो क्लियर होता है कि ओरिजिनल प्लान कल या आज के लिए सेट था। अभी एक टेम्पररी पॉज जरूर लगा हुआ है, एक अस्थायी रोक, ताकि बातचीत या अग्रीमेंट का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन अगले हफ्ते के 2 से 3 दिनों के भीतर कुछ भी हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि वहां सैन्य तैयारियों में कोई कमी नहीं आई है। मिलिट्री बिल्डअप बिल्कुल एक्टिव है। पॉइंट नंबर 2, द स्ट्रैटेजी ऑफ अनसर्टेनिटी। इस टेम्पररी पॉज के पीछे आखिर चल क्या रहा है? यहां एक जबरदस्त डुअल अप्रोच रणनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ है बहुत ही भारी इकोनॉमिक प्रेशर, जहां कड़े सैंक्शंस ने अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसा हुआ है, और दूसरी तरफ है मिलिट्री प्रेशर, जहां सेनाएं बिल्कुल तैनात हैं और हमले के लिए तैयार हैं। इस स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव है विरोधी को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पर बिना किसी क्लियर पॉलिटिकल स्टैंड्स के कोई ठोस फैसला लेने पर मजबूर कर देना। सैन्य विकल्पों की लिस्ट काफी लंबी और वेरिएड है। हर मिनट लगातार हमले, जमीनी आक्रमण, या फिर हर रात, हर घंटे, यहां तक कि हर 2 हफ्ते में अचानक किए गए हमले। मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस फोर्सेस के पास शॉर्ट टर्म में इनमें से किसी भी ऑप्शन को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्ट म्यूनिशंस और हथियार बिल्कुल मौजूद हैं। तो असल बात यह है कि इस अनिश्चितता को ही एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। आखिरी मिनट पर स्ट्राइक कैंसिल कर देना और फिर रैंडम अटैक्स के ऑप्शंस खुले छोड़ देना, इसे ही वेपनाइजेशन ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। बयानबाजी, कूटनीति और सैन्य धमकियों का ऐसा अनप्रिडिक्टेबल मिक्स जो सामने वाले पर बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। ये एक मॉडर्न हथियार बन चुका है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। चेसबोर्ड की दूसरी तरफ ईरान का इस सब पर क्या रिएक्शन है? एक वरिष्ठ ईरानियन ऑफिशियल का यह बयान सिचुएशन का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। सशक्त सेनाओं का लोहा मुक्का उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो साफ समझ आता है कि स्ट्राइक कैंसिल होने के बावजूद ईरान की लीडरशिप का रुख कितना आक्रामक और दृढ़ बना हुआ है। और ग्राउंड रियलिटी भी बिल्कुल ऐसी उग्र है। ईरान की नोमैडिक ट्राइब्स ओपनली डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं दुश्मन को मिडिल ईस्ट और इस ग्रह से मिटाने की। ये दिखाता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कितने थ्रेटनिंग और कड़े शब्दों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। चौथा पॉइंट, रीजनल रिपल इफेक्ट्स। जब ऐसे 2 देश आमने सामने होते हैं तो उसका असर आसपास भी जरूर पड़ता है। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। 2 से 3 मिलियन, ये उन मुसलमानों की संख्या है जो ठीक इसी वक्त हज के लिए सऊदी अरेबिया की यात्रा पर हैं। इसीलिए ऐसी नाजुक स्थिति में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक बहुत बड़ा मानवीय जोखिम। एक छोटे से हमले की आंच इन लाखों लोगों की सुरक्षा तक पहुंच सकती है। और मिलिट्री लेवल पर पर्दे के पीछे बहुत सारे हिडन मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम कोऑर्डिनेट करने पड़ते हैं। जैसे यूएस और इजराइल के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर होना, हवा में फाइटर जेट्स के लिए रिफ्यूलर्स को तैयार रखना, एयर डिफेंस सिस्टम सेट करना, यहां तक कि मिलिट्री फोर्सेस के लिए मूनलाइट विजिबिलिटी या चांद की रोशनी का सटीक हिसाब लगाना। किसी भी स्ट्राइक को अंजाम देने से पहले ये लॉजिस्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। रियलिटी तो ये है कि फिजिकल डैमेज एक्चुअली शुरू भी हो चुका है। रिपोर्ट्स देखें तो 9 पोर्ट्स और 6 लिक्विड नेचुरल गैस फील्ड्स को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब है कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और बहरेन जैसे देश इस तनाव की आर्थिक और भौतिक मार अभी से झेलना शुरू कर चुके हैं। रिपल इफेक्ट बिल्कुल रियल हैं। और आखिर में चलते हैं 5वें पॉइंट पर, द चाइना फैक्टर। चाइना को इस पूरे मुद्दे में इतना इंटरेस्ट क्यों है?
क्योंकि चाइना अपना 40% तेल इसी रीजन से सोर्स करता है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक होता है तो चाइना की सप्लाई चेन पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस स्ट्रेट को खुला रखने में चाइना का अपना बेहद जरूरी स्ट्रैटेजिक स्वार्थ है। इस सब के बीच एक्सपर्ट्स को इस बात पर संदेह है कि चाइना आगे हथियार नहीं भेजेगा। एक बहुत दिलचस्प पॉइंट देखिए, ईरान जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर अपना टेरिटोरियल कंट्रोल क्लेम करता है, चाइना उस पर बिल्कुल चुप है। वो ना उस क्लेम को सपोर्ट करता है ना डिसएग्री करता है। क्यों? ताकि दक्षिण में उसके अपने जो बड़े 10 लाइन क्लेम्स हैं उन पर कोई सवाल ना उठा सके। ये उनका एक बेहद कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक मूव है। इस चर्चा के अंत में आकर एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। 9 पोर्ट्स और 6 गैस फील्ड्स पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो क्या इस आसपास के क्षेत्र में आज़ाद स्थानीय समूह या इंडिपेंडेंट एक्टर्स ईरान के खिलाफ अपने ही जवाबी हमले शुरू कर देंगे? ये पूरी सिचुएशन लगातार बदल रही है और इसमें अभी भी कई वॉलेटाइल वेरिएबल्स हैं। आने वाले वक्त में ये ग्लोबल चेस गेम कौन सा नया मोड़ लेता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।